बहुत सारी खबरें हैं और इन खबरों में सबसे बड़ी जो खबर है वो, तो चलिए बात करते हैं अब जरा उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं हम। और उत्तर प्रदेश में कल एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है और वो डेवलपमेंट क्या हुआ है वो आपको पता है। वो ये है कि पल्लवी पटेल जो अपना दल कमेरावादी की नेता हैं, उनकी मां कृष्णा पटेल हैं, जो उनकी बहन जो है पल्लवी पटेल, अरे माफ कीजिएगा, अनुप्रिया पटेल, जो इस वक्त एनडीए में हैं। और उसमें वो तो पल्लवी पटेल ने कह दिया भाई कि भाई हम 3 सीट पे चुनाव लड़ेंगे, मिर्जापुर और मैं बता रहा हूँ आपको फूलपुर और कौशाम्बी। कौशाम्बी से विधायक हैं पल्लवी पटेल। और आपको पता है कि राज्यसभा का जब चुनाव हो रहा था तो उस वक्त पल्लवी पटेल ने जो है वो एक कैंडिडेट को सिर्फ वोट दिया था। उन्होंने आलोक रंजन और जया बच्चन की उम्मीदवारी का विरोध किया था। बताया जा रहा है कि जिस दिन वोटिंग थी उस दिन सुबह अखिलेश यादव से उनकी फोन पे हॉट टॉक भी हुई। तो वही पल्लवी पटेल जो है अब वो थोड़ा विद्रोही हो गई है, थोड़ा बागी तेवर अपना रही हैं। और या इसे आप प्रेशर पॉलिटिक्स भी कह सकते हैं कि प्रेशर पॉलिटिक्स अपना रही हैं। और उन्होंने कह दिया कि भाई मिर्जापुर, फूलपुर, कौशाम्बी। मिर्जापुर में उनकी बहन अनुप्रिया पटेल जो है वो सांसद हैं और वो वहाँ भी से उनको चुनौती देना चाहती हैं। फूलपुर जो प्रयागराज के पास है तो वहाँ से वो चुनाव लड़ना चाहती हैं। और कौशाम्बी, फूलपुर और कौशाम्बी, ये 2 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर जो डिप्टी सीएम हैं केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश सरकार में, इनकी पकड़ मजबूत है केशव प्रसाद मौर्य की, कौशाम्बी में भी और फूलपुर में भी। तो वहाँ से ये अपने उम्मीदवार उतारने की बात कह रही हैं। और इनके जो उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे उनके नाम बाद में घोषित करेंगे। तो इस बीच जो है समाजवादी पार्टी ने मिर्जापुर से राजेंद्र एस बिंद को टिकट दे दिया है, मिर्जापुर से अपना उम्मीदवार भी खड़ा कर दिया है। तो ये है कि इनकी बैठक हुई थी कल केंद्रीय कार्य समिति की लखनऊ में। तो उसके बाद ये सीटों को ऐलान किया। इनकी माता जी कृष्णा पटेल जी ने कहा, हालांकि उन्होंने कहा कि अभी भी वो इंडिया गठबंधन के साथ ही हैं। तो अब देखना है कि कहना है उनका कि हम जो तीनों चुनाव हैं वो इंडिया गठबंधन के साथ ही लड़ेंगे। लेकिन 3 सीट इनको मिलती है कि नहीं मिलती है या प्रेशर पॉलिटिक्स है 2 सीटों के लिए, क्योंकि जो खबर आ रही है उसके मुताबिक अखिलेश यादव उनको 1 सीट देने को तैयार हैं और वो सीट कौशाम्बी की है। 1 सीट वो टीएमसी को दे चुके हैं, वो भदोही की, जहाँ से ललितेश त्रिपाठी, कमलापति त्रिपाठी के पोते जो हैं वो चुनाव लड़ेंगे और टीएमसी के उम्मीदवार के रूप में। और मिर्जापुर सपा के हिस्से में है तो मिर्जापुर में वहाँ पर राजेंद्र एस बिंद को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। यानी उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी कृष्णा पटेल की अपील पर। अब देखना है कि कृष्णा पटेल जो है वो क्या करेंगी। तो ये खबर भी जो है सारे अखबारों में छपी हुई है। इधर आपको पता ही है कि बिहार में पप्पू यादव जो है वो दामन थाम लिया। उन्होंने कांग्रेस का दामन क्या थाम लिया, अपनी पार्टी का जो है उन्होंने विलय कर दिया एक तरह से, जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय करते हुए। और पवन खेड़ा थे वहाँ पर, नई दिल्ली में ये काम उन्होंने किया है। उन्होंने कहा कि अब जो है वो इंडिया गठबंधन से मिलकर चुनाव लड़ने वाले। और दानिश अली, जो दानिश अली हैं नेता, इन्होंने भी कांग्रेस का दामन थाम लिया। तो ये खबरें हैं। अब बिहार में थोड़ा सा सीटों को लेकर जिद चल रही है और बिहार अब जो है इम्पोर्टेंट भी हो गया है इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में। इम्पोर्टेंट इसलिए हो गया है और बिहार के साथ साथ मैं कर्नाटक की भी बात करना चाहूँगा, जहाँ पे एक सर्वे हुआ है कल। उस सर्वे में कांग्रेस को कर्नाटक में 17 सीटें दी जा रही हैं। और गौरतलब है कि ये सर्वे उसी एजेंसी का है जिस एजेंसी ने विधानसभा चुनाव में सर्वे कराया था। और उसका सर्वे की जो रिपोर्ट आई थी विधानसभा चुनाव के पहले, वो बिल्कुल सही साबित हुई थी। वहाँ पर कांग्रेस की, उसने भविष्यवाणी की थी कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और वहाँ कांग्रेस की सरकार बन गई थी। तो इस लिहाज से कर्नाटक में उस एजेंसी की जो सर्वे है, जो पोलिंग जो उन्होंने कराया है, जनमत सर्वे,
तो उसको बड़ा इंपॉर्टेंट दिया जा रहा है, जिसमें उन्होंने 17 सीटों पर कहा है कि कांग्रेस जीत सकती है और 7 सीटें ऐसी हैं 28 सीटों में जिसमें कांटे का मुकाबला है। तो 17 सीटों में अगर 17 सीट बीजेपी लूज करेगी कर्नाटक में तो ये एक बड़े खतरे की घंटी है, क्योंकि कर्नाटक में पिछले बार 28 में से 28 से 26 सीटें जो हैं वो बीजेपी के पास थी। बिहार में भी वही हाल है, बिहार में 39 सीटें हैं। तो 39 सीटों माफ़ कीजिएगा 40 सीटें हैं और 40 सीटों में 39 सीटें बीजेपी यानी एनडीए के पास थी। अब इस बार मामला क्या है? इस बार मामला ये हो गया कि कांग्रेस और आरजेडी और अब ये जन अधिकार पार्टी, इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ये जो मेजर चंक है, इसके अलावा भी छोटे मोटे और दल हैं, उनकी बात मैं नहीं करूँगा, लेकिन नीतीश कुमार इनके साथ इस बार नहीं है। नीतीश कुमार जो पिछले विधानसभा चुनाव में जो पिछले दिनों तक इनके साथ थे, तो नीतीश अब एनडीए में है और एनडीए के साथ मिलकर वो टक्कर देंगे महागठबंधन को। 40 सीटों का मामला है बिहार में और 28 सीटों का मामला है कर्नाटक में, यानी 40 और 20 60 68 सीटें ऐसी हैं जिन पर पिछली बार बीजेपी का वर्चस्व था। सिर्फ 3 सीटें उसके पास नहीं थी, 68 में से 65 सीटें उसके पास थी। इस बार क्या 65 सीट बनी रहेगी? इसलिए मैंने जो कैप्शन दिया है कि क्या इस बार का जो दिल्ली का रास्ता है वो कर्नाटक और बिहार से होके जाएगा, क्योंकि 65 सीटों में अगर 17 सीटें आप जोड़ लीजिए कर्नाटक की तो कम हो गई, सीधे सीधे 48 पे आ जाएगी बीजेपी एनडीए, 48 पे आ गई। और बिहार में 40 सीटें हैं, वहाँ अगर 10 सीटें भी कम हो गई या 12 सीटें भी कम हो गई तो आ जाएगी, आपको समझ लो 34-35 सीटों पर, मान लीजिए 37-38 सीटों पर 65 में से, यानी स्ट्रेंथ जो है वो आधी हो जाएगी। तो अगर कर्नाटक और बिहार में ऐसा होता है, हालांकि चुनाव में अभी कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो इन 2 स्टेट्स में ही बीजेपी या एनडीए की जो सीट पिछली बार थी वो घट के आधी के आसपास हो जाएंगी। 17 वहाँ, और अगर यहाँ 13 मानिए तो 30, आधी से कुछ ज़्यादा रहेगी, यानी 40% सीटें उसके हाथ से निकलने की संभावना है। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में सबसे बड़ी दिक्कत एनडीए को ये झेलनी पड़ेगी कि नीतीश कुमार पिछले 20 साल से वहाँ प्रधानमंत्री हैं, अब माफ कीजिएगा मुख्यमंत्री हैं, सीएम पद पर करीब बीच में कुछ समय को छोड़ दिया जाए तो नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। ये पिछले चुनाव में ही देखा गया था, आपने देखा था विधानसभा चुनाव में किस तरह से नीतीश कुमार को, तो बाद में मोदी जी और बीजेपी की वजह से वो मामला सुलझ गया, लेकिन चिराग पासवान ने उन्हें हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कल मैंने इस बात का चर्चा भी किया था और चिराग पासवान इस बार इनके साथ जरूर हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता, जैसा कि मैंने अपने कल के वीडियो में आपको बताया था कि चिराग पासवान जो है वो डेंट लगा सकते हैं एनडीए में। मैंने एनडीए की बात अगर छोड़ दें तो नीतीश कुमार जेडीयू के वोट बैंक में और साथ ही साथ जेडीयू के कैंडिडेट को मतलब नुकसान पहुंचाने में, क्योंकि ऊपर से हाथ भले मिल गए हों लेकिन नीचे के लेवल पे जो कार्यकर्ता हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे जेडीयू और इनके लोजपा के, ये कहना बड़ा मुश्किल है। दूसरी बात कि बिहार में डिसाइसिव वोट जो है वो ओबीसी का है और निश्चित रूप से वो ओबीसी का वोट जो है बीजेपी और इसके नीतीश कुमार के साथ है, लेकिन दूसरा जो डिसाइसिव फैक्टर है मुस्लिम और यादव वो गठबंधन के साथ है। तीसरी चीज मैं आपको कंपैरिजन करके बता रहा हूँ कि एक नेता की लोकप्रियता घट रही है पिछले 5-6 सालों में और दूसरे नेता की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है, और जिसकी घट रही है वो आप समझ गए होंगे नीतीश कुमार हैं, और जिसकी बढ़ रही है वो भी आप समझ रहे होंगे कि वो तेजस्वी यादव हैं। पप्पू यादव की इनमें कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस संभवतः 7 या 8 सीटों पर चुनाव लड़ेगी जो गठबंधन के हिसाब से तय किया जा रहा है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 5-6 सीटें मांग रही है, लेकिन मुझे लगता है कि 3 सीटें उनको भी ऑफर किए जाएंगे, और पूर्णिया से पप्पू यादव लड़ेंगे। तो पूर्णिया, पप्पू यादव अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है पूर्णिया और उसके आसपास के इलाकों में, तो पप्पू यादव की कम से कम लोकसभा की 3 सीटों पर उनका प्रभाव है। तो अगर पप्पू यादव अपनी भी सीट जीत निकाल लेते हैं और कांग्रेस अपनी पिछली सीट रिटेन कर लेती है और इसके अलावा 1-2 सीटों पर अगर और वो
जीत जाती है तो 3-4 सीटें तो यही निकाल लेंगे। और माना यह जा रहा है कि कम से कम 6 से 7 सीट ऐसी है जहां पर आरजेडी के उम्मीदवार चुनाव जीत सकते हैं। तो 6 और 7 और 3 10 सीटें अगर कम होती हैं बिहार में तो ये भी एक बड़ा जोल्ट साबित होगा। और इसके जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार होंगे, क्योंकि नीतीश के खिलाफ लोगों में नाराजगी है। जिस तरह से उन्होंने पलटी मारी है, कभी इधर कभी उधर कभी उधर कभी उधर, तो इससे उनकी क्रेडिबिलिटी बिहार में आम जनता के बीच में काफ़ी कम हुई है। मैं भी बिहार का रहने वाला हूँ, इसलिए मैं ये बात दावे के साथ कह रहा हूँ सार्वजनिक मंच पे कि उनके इस स्वभाव से या उनके इस व्यवहार से लोग जो है उनके प्रति उनको मतलब संदेहास्पद नज़रिए से देखते हैं कि भाई पता नहीं ये कल को क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। और उन्हीं नीतीश कुमार के साथ बीजेपी जो है लोकसभा का चुनाव लड़ रही है। तो कितना जो उनका वोट बैंक है ओबीसी का, वो कितना इंटैक्ट रहता है उनके साथ, क्या वो बना रहेगा मोदी के चेहरे के नाम पे, मोदी जी के नाम पे बना रहेगा, टूटेगा नहीं। उनका गुस्सा है भी तो वो उसे दबाकर वो जब बूथ के अंदर जाएंगे तो मोदी का चेहरा याद करके नीतीश कुमार को वोट दे देंगे। ये देखना ये बड़ा सवाल है और देखना होगा कि इसमें क्या होता है। क्योंकि तेजस्वी ने अभी कुछ दिन पहले एक रैली की थी, पब्लिक यात्रा की थी, रोड शो किया था, तो उसमें काफ़ी भीड़ आई थी। तो ऐसा लगता था कि बिहार की जनता जो है थोड़ा बहुत तेजस्वी को लेकर भी सेंसिटिव है। और तेजस्वी ने जिस तरह से विधानसभा में बयान दिया जब वो अलग हो गए थे नीतीश कुमार, तो उनका विधानसभा में दिया गया बयान भी काफ़ी चर्चित हुआ था। तो इसमें लिखा हुआ है कुछ तो 10 वर्षों की बीजेपी सांसदों और 20 सालों की नीतीश सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर है। 20 में जो नीतीश कुमार के प्रति लोगों की नाराजगी की झलक भी मिली थी। अगर सामाजिक समीकरण की बात करें, कास्ट इक्वेशन की बात करें, तो 1 दर्जन सीटें ऐसी हैं जहां एनडीए को जीतने के लिए मुस्लिम यादव समीकरण में सेंध लगाना होगा। गौरतलब है कि यूपी और बिहार के चुनाव में एक अंतर यह है कि यूपी में जहां एनडीए कमजोर होगी, मान लीजिए अगर कमजोर होती है तो कहीं 2-4-5 सीटों पर, तो वहां उसको सपोर्ट करने के लिए मायावती है, AIMIM है। क्योंकि मायावती भी ऐसे ही कैंडिडेट खड़े करेंगे जो उसका समाजवादी पार्टी का वोट काटे, और AIM असदुद्दीन ओवैसी भी ऐसे ही उम्मीदवार खड़े करेंगे, मुस्लिम उम्मीदवार खड़े करेंगे जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का वोट काटेगी। लेकिन इस तरह का फैक्टर जो है बिहार में नहीं है। बिहार में हो सकता है AIMIM फिर आ जाए, लेकिन इस बार उनका जादू मुझे नहीं लगता कि बिहार में चलेगा। जहाँ पिछली बार 5 सीटें उन्होंने जीती थी विधानसभा में, तो और उन बाद में 4 उसमें से विधायकों को आरजेडी में शामिल करा लिया था तेजस्वी यादव ने, तो बड़ा नाराज हुए थे असदुद्दीन ओवैसी। तो इस बार वो जरूर कैंडिडेट खड़ा करेंगे, लेकिन देखते हैं कि क्या होता है। एक फैक्टर छोटा है लेकिन थोड़ा महत्वपूर्ण है, वो फैक्टर है शाहनवाज हुसैन का। शाहनवाज हुसैन भी खुद सीट चाहते थे, या तो मंत्रिमंडल में उनको लिया जाता, उसमें नहीं लिया गया, और साथ ही उनको टिकट मिलता है कि नहीं मिलता है ये भी एक देखने वाली बात होगी। क्योंकि किशनगंज एक ऐसी सीट है जहां से शाहनवाज पहले चुनाव लड़ चुके हैं, तो वहां पर अगर उनको टिकट नहीं मिलता है तो वहां के जो बीजेपी के उम्मीदवार होंगे उनको अपनी कार्यकर्ताओं की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। तो बहरहाल टिकट बंटवारा भी जो है एक एक्स फैक्टर होगा। और हालांकि एनडीए जो है वो पूरी तरह से आश्वस्त है कि वो 19 का नतीजा दोहरा लेगी, लेकिन ईब बट तो हर जगह होते हैं। वही ईब बट मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है, और ऐसा ये हो सकता है अगर ये मेरे अनुमान सही साबित हुए तो इस बार जो दिल्ली का रास्ता है वो बीजेपी के लिए कर्नाटक और बिहार से ही होकर जा रहा है। क्योंकि इसे इन 2 राज्यों पर एक स्टेट और है, उसके बारे में चर्चा कभी बाद में करेंगे, वो है महाराष्ट्र। वहाँ से अभी उम्मीदवारों की घोषणा पहले हो जाए उसके बाद। लेकिन कर्नाटक और बिहार में करीब करीब स्थितियाँ साफ हो चुकी हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी को इन 2 स्टेट्स में बहुत मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, एक कर्नाटक दूसरा बिहार, और तभी 400 के पार। जी हाँ, बिहार में आए तो 400 पार कर गए, ये बात है। अब टिकट का बंटवारा कैसे होगा, अलग अलग चुनाव होगा, उसमें टिकट अलग अलग उम्मीदवार होंगे, तो देखते हैं कि जो सामाजिक समीकरण साधने वाली बात होती है उसमें क्या है। महागठबंधन में अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, बिहार में उनका तो हो गया एनडीए का, लेकिन महागठबंधन को भी करना है। यही है कि इस बार जो है
जिसको चुनाव जीतना है, खासकर एनडीए, मेरा इशारा एनडीए की तरफ है, तो एनडीए को फोकस करना होगा कर्नाटक, बिहार और टू सम एक्सटेंट महाराष्ट्र। तो खैर, अमित शाह, जेपी नड्डा बहुत बड़े खिलाड़ी हैं राजनीति के। निश्चित रूप से ऐसा नहीं है कि वो इस बारे में नहीं सोच रहे होंगे, निश्चित रूप से उन्होंने सोच लिया होगा, रणनीति तैयार कर ली होगी, उम्मीदवार तय कर लिए होंगे। बस अब देखना ये है कि कौन उम्मीदवार किस उम्मीदवार को कौन पार्टी कहाँ से उतारती है। इंतजार रहेगा, आपको भी इंतजार रहेगा, हमको भी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।